गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखिएगा, कल हमने भारत की वनस्पति या वन के बारे में मैंने आपको स्टडी करवाया था। और आप सभी को पता होगा कि जैसे वनस्पति होती है वो इकोलॉजी, मतलब आपके जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण महत्व की होती है। क्योंकि आप जब खाद्य श्रृंखला पढ़ते हो, फूड चेन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्पादक कौन है? वन है। मतलब वनस्पति उत्पादक होती है जो अपना पोषण कैसे बना, मतलब अपना जो पोषण है वो कैसे प्राप्त करती है? सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद उस वनस्पति पर निर्भर कौन होते हैं? उपभोक्ता। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उसी प्रकार जैसे वनों की बात करेंगे तो वन आर्थिक महत्व के होते हैं। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि असोम वाला जो क्षेत्र है, असोम हिमालय वाला क्षेत्र, उसमें वहाँ का जो इकोनॉमी चलता है वो टी टिम्बर और टूरिस्ट से चलता है। टिम्बर यानी लकड़ी, तो वहाँ का इकोनॉमी वन से चल रहा है। तो वन हमेशा आर्थिक महत्व का रहेगा और वनस्पति आपके पारिस्थितिकी और पर्यावरण महत्व की रहेगी। इसमें से मैंने आपको वनों के प्रकार बता दिए हैं, कल की क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, वो नोट कर लो वनों के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। लिखिएगा, भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना इस भूगोलवेत्ता का नाम था सर जॉर्ज हेनरी चैंपियन। तो इसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना बनाई थी और अंग्रेजी शासन था 1936 में ये योजना बनाई थी। ठीक है। इसने क्या किया कि जो वर्गीकरण किया था वो पौधों की संरचना एवं आकृति के आधार पर किया था। तो वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? पौधों की संरचना और आकृति के आधार पर। और इसने जो वनों को वर्गीकरण किया, वनों का वर्गीकरण, तो इस वर्गीकरण में इसने 16 वर्गों में, कितने वर्गों में? 16 वर्गों में और 221 उपवर्गों में बांटा था। कितने? 221 उपवर्गों में बांटा था। तो याद रखना, भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना सर्वप्रथम जो बनाई थी, वो सर्वप्रथम बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? उनका नाम था सर जॉर्ज हेनरी चैंपियन। ये यूरोप के थे। 1936 में इसने योजना बनाई थी और योजना का आधार बिंदु क्या रखा था? पौधों की संरचना और आकृति के आधार पर। और वनों का वर्गीकरण 16 वर्गों में और 221 उपवर्गों में किया था। ठीक है ना। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय वन अधिनियम कब बनाया गया था? भारतीय वन अधिनियम, जैसे नॉर्मली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखे गए हैं, क्योंकि ये क्या करता है? मिलान करो, उपयुक्त कथनों का मिलान करो। तो भारतीय वन अधिनियम ये बनाया गया था 1927 में। कब बनाया गया था? 1927 में। और 1927 में जो भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था, उस समय ब्रिटिश राज का शासन था। किसका था? ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज का अर्थ है कि सर उस समय हमारा जो शासन है इंडिया का, वो अंग्रेजी सरकार चलाती थी इंग्लैंड से। ठीक है। और उसका एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसे वायसराय कहते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखो, एक समय के बाद याद रखना मेरी बात को, कि जैसे वनस्पति उस समय तक, जैसे 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। अब यूरोप के लोग भारत पर शासन कर रहे थे,
तो जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, भारत में भी पड़ेगा। तो यूरोप के लोग भारत में भी जो आपकी इंडस्ट्री है उसको स्थापित करने लगे। अब जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, और प्राकृतिक संसाधनों में से एक संसाधन कौन है, वन है। तो मानव ने धीरे धीरे इनका अधिकतर उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम 1947 में हम आज़ाद हो गए, ठीक है, और 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे उद्योग स्थापित किए भारत में, क्योंकि भारत को डेवलप करना था। उस समय हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया, और 5 ईयर प्लान के तहत फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर और हमारा सिंचाई पर हमने कार्य किया। सेकंड जो 5 ईयर प्लान आया था 1956 से लेकर 1961 के बीच में, 1956 से लेकर 1961 के बीच में जो प्लान था सेकंड, उसमें हमने उद्योग स्थापित किए, जिनमें से राहुल केला है, भिलाई है, दुर्गापुर है, ये सब आपके उद्योग थे जो हमने एस्टेब्लिश किए थे। बोकारो है, आगे जाके स्थापित हुए थे, ठीक है। तो उस समय हम औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़े। तो उद्योग ऐसे काफ़ी उद्योग इंडस्ट्री हैं जो वनों से चलते हैं, मतलब जहाँ पर रॉ मटेरियल है वो वनों से मिलता है। तो हमने वनों का अत्यधिक दोहन किया इस कालखंड में, 1950 से लेकर और 1975 के बीच में। तो उसके बाद आपको पता है कि 1975 में आपातकाल लगा था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो आपातकाल के बाद जब 1977 में जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा की सरकार चली गई और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। तो मोरारजी देसाई ये एक गठबंधन सरकार थी। कैसी थी? ये गठबंधन सरकार थी। तो चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने दोनों ने, छुट्टन और बड्डन के नाम से जानते हैं कि भाई पहले बड़ा व्यक्ति जो सीनियर है मोरारजी पहले शासन करेगा 2.5 वर्ष, फिर चौधरी चरण सिंह करेगा। तो 2.5 वर्ष का कार्यकाल मोरारजी देसाई ने पूरा कर लिया और 1979 में चौधरी चरण सिंह पीएम बन गए। लेकिन मोरारजी देसाई के मन में सत्ता की लालच पैदा हो गई कि यार मैं तो प्रधानमंत्री, एकदम अपना तो डेकोरम स्टारडम ही भयंकर है, तो इसको कैसे रहने दें। तो सरकार गिर गई। फिर 1980 में इलेक्शंस हुए थे और सरकार बनी। और 1980 की बात है कि 1980 में भारत में वनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उससे पहले हमने वन नीति लेकर आए थे। वन नीति क्या लेकर आए थे? वन नीति, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय वन नीति। कौन सी नीति? राष्ट्रीय वन नीति। जैसे ही हम आजाद हुए, आजाद के बाद हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद हम 1952 में, क्योंकि 1951 से 52 के बीच में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस सरकार को जबरदस्त बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री जब बने थे तो ये राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए और इस वन नीति में कहा गया कि 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। वन होना आवश्यक है मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर क्या होना आवश्यक है? वन होना आवश्यक है। लेकिन इस स्तर को हम प्राप्त नहीं कर सके। कितने सालों में? 1952 से लेकर और 1980 तक। तो फिर वनों के संरक्षण की बात की गई कि यार कुछ तो ऐसा करो जिससे इन वनों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, उसको हम बढ़ा सकें। तो उसके बाद ये 1980 में एक आया था जिसे बोलते हैं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। अब देखो विद्यार्थी गलती क्या करता है, उसने पूछा भारतीय वन अधिनियम, तो भारतीय वन अधिनियम तो 1927 में बनाया। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? 1952 में बनाई गई, ठीक है। और उसके बाद भारतीय वन संरक्षण जो एक्ट अधिनियम आया वो आया था 1980 में, ठीक है। इसके तहत निर्वनीकरण की समस्या को समाप्त करना था, ठीक है। तो इसमें निर्वनीकरण क्या है?
निर्वनीकरण है कि जो वनों की अंधाधुंध जो कटाई की जा रही है उसको कम करना। ठीक है, तो लिखो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। जिसके तहत निर्वनीकरण पर नियंत्रण प्राप्त करना, निर्वनीकरण पर नियंत्रण प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। निर्वनीकरण पर नियंत्रण प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। अगला पॉइंट लिखिएगा, आजादी के बाद भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सत्रह राज्य एवं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के 33% भाग वन आच्छादित है। ठीक है, अब लिखो भारत में वन गणना की शुरुआत भारत में वन गणना की शुरुआत 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। तथा 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान 2021 में 17वीं रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून
ये कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जारी की गई है। अब देखो एक बात याद रखना कि भारत में जो वन रिपोर्ट जारी करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, ठीक है ना। और प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में, ठीक है, ये लिखा ना 1987 में। भारत में वन गणना की जो शुरुआत, वन रिपोर्ट जो शुरू की गई वो कब की गई थी? 1987 में। 2021 में जो डेटा जारी किए हैं वो कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं। और इसको जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। आगे लिखो। 17वीं रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा वन आवरण, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश का टर्म्स जरूर लिख लेना कि कंफ्यूज हो जाओगे। भारत का सबसे बड़ा वन आवरण फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सबसे ज्यादा जो आपका फॉरेस्ट जो कवर मिलता है आपको, वो कहां पर मिलता है? एमपी में। अगर एमपी के बाद बात करोगे तो एमपी के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़, ये सेकंड स्थान पर है। लिखो, आगे लिख लो। भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, प्रतिशत मतलब जैसे टोटल आपका, जैसे हम बात करें कि 100% क्षेत्र है तो उसके 84% भाग पर क्या है? आपका वन है, ठीक है ना। तो भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन, क्या बोल रहा था मैं? बोलना इसको, लाइन को। हाँ, वन क्षेत्र मिजोरम राज्य में है, ब्रैकेट में लिख देना 84%। कितना है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, ठीक है ना। तथा 84% मिजोरम में है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। 80% याद रखना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। और 76% के साथ मेघालय तीसरे नंबर पर है, ठीक है। दूसरे पर कौन है? अरुणाचल। क्लियर? अब जो आपका अगला ये टॉपिक है, ये आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं निश्चित तौर पे। पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। मानव जब जंगलों में रहता था और जंगलों में जब मानव मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत कम थी, उस समय मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य करता था, जिसमें मानव की प्रारंभिक जो क्रियाएं रही उसमें शिकार करना और संग्रहण करना।
जो मांसाहारी लोग थे वो शिकारकारी है, शिकार करके अपना भोजन बनाते थे, और जो शाकाहारी थे वो संग्रहण का कार्य करते थे, और संग्रहण में कंद मूल फल आदि का संग्रहण करते थे, जो आज भी हम करते हैं। आज हम उद्योग के रूप में सब्जियां खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो कंद और मूल तो सब्जियां हैं, और फल आपका जो आप आज खाते हो वो है। कुछ लोग आज भी हैं जो मांसाहारी हैं, समझ रहे हो। तो मानव की जो क्रियाएं रही, धीरे धीरे मानव सभ्य बनने लगा। सभ्य बनने को ही सभ्यता कहते हैं। जैसे हम सभ्यता की बात करते हैं ना, तो धीरे धीरे मानव को ये लगा कि यार मैं जो अलग अलग रहता हूं, मैं ग्रुप में रहूं, तो समूह में रहने लगा। और जब मानव समूह में रहेगा तो आपको पता है कि उसके अंदर नई नई चीजें उत्पन्न होंगी, नए नए विचार आएंगे। तो उसने अपनी जो बसावट है वो नदियों के पास करने लगा, और जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई वो सभी नदियों के पास हुई। अब इसके दो रीजन बताए जाते हैं कि मानव नदियों के पास इसलिए बसा क्योंकि उस समय जल का स्रोत एकमात्र नदी थी। तो एक तो पेयजल के लिए यूज हो जाता था जल, और दूसरा उसके जो नित्य कार्य थे उसके लिए यूज होता था। उसके बाद मानव को धीरे धीरे ये लगा कि यार मुझे एग्रीकल्चर करनी चाहिए, पशुपालन, क्योंकि बहुत सारे पशुओं को देखता था। तो उसके स्वयं के उद्देश्य पूर्ति के लिए उसने पशु पालना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो उसी के साथ आपकी सभ्यताएं डेवलप होने लगी। अब जैसे जैसे मानव और सभ्य बनने लगा, तो वैसे वैसे उसने द्वितीय क्रियाकलाप में एंट्री कर ली, कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप से, जैसे प्राथमिक में हम जैसे शिकार करते हैं, संग्रहण करते हैं, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वन है, ये सभी। लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, उसका यूज मानव अब इंडस्ट्री में करने लग गया। तो आज हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो हमने गेहूं की खेती की, तो गेहूं से आज हम ब्रेड बना रहे हैं, टोस्ट बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। तो इनका यूज बड़े स्तर पे उद्योगों में होने लगा। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अभी तक आप भूगोल पढ़ रहे थे, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप भूगोल नहीं पढ़ोगे, अब आप आर्थिक भूगोल पढ़ोगे। क्योंकि अभी तक हमको प्रकृति से चीजें मिल रही थी। किससे मिल रही थी? प्रकृति हमें दे रही थी। लेकिन अब जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके, इनका उपयोग करके मानव अर्थ कमाएगा। अर्थ यानी पैसा कमाएगा। कृषि किसके लिए करते हैं? एक तो स्वयं के उद्देश्य पूर्ति के लिए, एक पैसा कमाने के लिए। उद्योग किसके लिए लगाते हैं? पैसा कमाने के लिए। परिवहन से आज क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। अब मुझे बताइएगा कि ये हमारा उद्देश्य क्या है? ये आर्थिक भूगोल है ये पूरा। तो प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि, सिंचाई परियोजनाएं आप पढ़ने वाले हो। द्वितीय क्रिया के रूप में उद्योगों को स्टडी करने वाले हो। तृतीय क्रिया के अंतर्गत परिवहन को आप स्टडी करने वाले हो। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जैसे संसाधनों की बात करें, प्रकृति ने हमें क्या दिया? भारत की खनिज संपदा को आप पढ़ने वाले हो। और मानवीय क्रियाएं, ये मानवीय क्रियाएं आप जैसे आप नेक्स्ट, जैसे खनिजों से क्या हम क्या लगा लिए? उद्योग लगा लिए। क्या लगा लिए? उद्योग लगा लिए। इसके अलावा ये आपकी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, और इसमें आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, ये आपके टॉपिक है नहीं। ठीक है। तो मानव देखो, राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि आपके परिवार की इनकम कितनी है। अब उस पैसे को आप ठिकाने कहां कहां लगाते हो, ये बैंकिंग व्यवस्था है। इकोनॉमी बहुत ही प्यारा है, बहुत सिंपल है। अब जिनके पास पैसा नहीं है उनके सामने दो समस्याएं होती है, गरीबी, बेरोजगारी। तो काम नहीं करोगे तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें मुद्दे हैं। अब देखो आगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्या ये सही बात है क्या? यस, ये सच है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य करती है, जिसमें सर्वाधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। इसको संलग्न करना, भारत के कृषि मानसून पर निर्भर होती है, क्योंकि अगर मानसून नहीं आया तो भारत की कृषि एकदम विफल हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर में जो आपके खरीफ की जो फसल की जाती है, बोई जाती है, वो मानसून पर निर्भर होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। इसीलिए कृषि को मानसून का क्या कहते हैं? जुआ कहते हैं। जुआ यानी सट्टा। अगर मान लो मानसून आ गया
तो एग्रीकल्चर का सट्टा लग गया, और मानसून नहीं आया तो एग्रीकल्चर का सट्टा नहीं लगा। भारत में कृषि कार्यों के साथ पशुपालन भी किया जाता है, और अगर कृषि कार्य के साथ हम पशुपालन कर रहे हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री अगर आप एग्रीकल्चर के साथ कर रहे हो तो उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। मानव की प्राथमिक क्रिया थी तथा मानव प्रारंभ में कृषि को स्थानांतरित रूप में करता था, क्योंकि मानव एक स्थायी प्राणी थोड़ी ना था, एक स्थान पर थोड़ी रहता था, इसलिए स्थानांतरित कृषि के रूप में करता था। क्लियरली? जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करता था मानव प्रारंभ में। अब देखो, क्योंकि मानव एक स्थान पर जंगलों को जलाकर कृषि कार्य करता था, उसके बाद उपजाऊपन, इसे ठीक करना, उपजाऊपन है ये, उपजाऊपन खत्म होने पर दूसरे स्थान पर जाकर जंगलों को जलाकर कृषि करता था। इस कृषि को स्लेश एंड बर्न, क्या कहते हैं? स्लेश एंड बर्न या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। क्लियरली समझ गए? क्योंकि रीजन क्या था कि प्रारंभ में मानव स्थायी अधिवास नहीं करता था, क्योंकि उस समय मानव को इतना ज्ञान नहीं था। वो ये सोचता था कि जैसे मैंने आज इतने यहाँ पर इन जंगलों को जलाया, इससे उसे खाद प्राप्त हो गया, उस खाद का यूज करके 2-3 वर्ष तक उसने इस स्थान पर एग्रीकल्चर किया, फिर उसका उपजाऊपन खत्म हो गया तो वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया, वहां रहने लग गया। तो मानव प्रारंभ में स्थानांतरित कृषि करता था, जिसे शिफ्ट फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसे ही स्लेश एंड बर्न कहते हैं और इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, आगे ब्रिटिश उपनिवेश के समय, क्योंकि ब्रिटिश उस समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो ब्रिटिश उपनिवेश के समय भारत की कृषि की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर पर कोई कार्य ही नहीं किया था। अंग्रेजों का शासन रहा जब तक भारत में गरीबी, भुखमरी और लोग ज्यादातर पैसे की सबसे ज्यादा कमी थी, क्योंकि लगान ही इतना लगाते थे, किसान कृषि पर कार्य कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद देखो, भारत की कृषि की स्थिति दयनीय थी। भारत आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई की स्थिति को मजबूत किया, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और सिंचाई दोनों पर कार्य किया था। तो आपका एग्रीकल्चर और इरिगेशन, इन दोनों पर हमने कार्य किया था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना आयोग, एक योजना आयोग बनाया था कांग्रेस सरकार ने। ये योजना आयोग कब बनाया था? 1950 में बनाया था। और इस योजना आयोग, ये प्लानिंग जो आपका कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के माध्यम से आपकी 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया जाता। ठीक है, लेकिन भारत खाद्यान्न, इसे ठीक करना, ये खाद्यान्न है, खाद्यान्न आत्मनिर्भर नहीं बन सका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर और 61 में औद्योगिक स्थिति को मजबूत किया गया था। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमने प्लांट लगाए थे सेकंड पंचवर्षीय योजना में। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से उद्योगों पर वो थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 सबसे विफल रही थी। ये विफल क्यों रही थी? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि रीजन क्या था कि 1962 में हमने चीन के साथ युद्ध किया था, 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था। तो हम दोनों युद्धों में लगे हुए थे, तो हमने इस पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्लान पर कार्य नहीं किया। जैसे आप प्लान बनाते हो नेट एग्जाम को क्रैक करने की, क्या प्लान बनाए, तो वैसे भी प्लान बनाए, एक एक बिंदु पर काम करते थे। तो जब तक आप प्लान के तहत काम नहीं करोगे तब तक आप बेहतर काम नहीं कर सकते। अब भारत में नीति आयोग बनाया गया है 2015 में, इस योजना आयोग को समाप्त करके। तो नीति आयोग एक प्लान, मतलब एक लंबे समय के प्लान बनाता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म्स के प्लान थे, वो लॉन्ग टर्म्स के प्लान है नीति आयोग के। क्योंकि भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा था। क्लियरली? आगे देखो, हरित क्रांति।
अब समझिएगा, हरित क्रांति शब्द अमेरिका के विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो अमेरिका का विलियम गॉड था, इसने हरित क्रांति शब्द दिया था। अब देखो मेरी बात को सुनना, पहले हम क्या है, जैविक कृषि करते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हमारे पास बीज थे वो उन्नत किस्म के नहीं थे, और विश्व के अंदर भी हरित क्रांति नहीं आई थी। तो हम जो संकर किस्म के जो बीज यूज किए वो 1950 से लेकर 1960 के बीच में, क्योंकि 1950 से लेकर 1960 के बीच में मैक्सिको अमेरिका में गेहूं की उन्नत किस्म का उद्भव हुआ था, मतलब इसका विकास किया गया था। और मनीला फिलीपींस में चावल की उन्नत किस्म बनाई गई थी, संकर किस्म। उसके बाद पूरे विश्व के अंदर ये जब ये दोनों किस्मों का पता लगा विश्व के विभिन्न देशों को, तो वहां के जो कृषि वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इस पर कार्य करना शुरू किया। जब इन्होंने इस पर कार्य करना शुरू किया, जैसे आज हम बात करते हैं कि जैसे गाय की एक नस्ल होती है देसी नस्ल, और एक होती है हॉलिस्टर नस्ल। तो देसी नस्ल हमेशा कम दूध देती है, लेकिन हॉलिस्टर कितना देती है? 30 लीटर तक दूध देती है। तो रीजन क्या है कि इन्होंने संकर किस्म बनाई। वो संकर किस्म का यूज बाद में किसान करेंगे, और जहां पर उनके 15 से 20, जैसे हम बात करें, जैसे मन जानती है, मन 15 से 20 मन को जानती होगी, एक मन के अंदर 40 किलो होता है। तो जैसे किसी आदमी के 15 मन गेहूं हुए तो 40, 15 चौको 60, मतलब 600 केजी गेहूं। तो पहले जो 600 केजी गेहूं होता था जब हम जैविक कृषि करते थे, तो जैसे ही हम हरित क्रांति कृषि करने लगे, तो हरित क्रांति के बाद वही 1200 केजी गेहूं होने लग गया उसी खेत में। तो उन्नत किस्म का विकास किया गया था। अब देखो, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति शब्द का जनक अमेरिका का नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति का जनक, ये शब्द नहीं है, इसको हटा देना। शब्द तो विलियम गॉड ने दिया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग को। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? एमएस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। अब देखो, 1960 में वैश्विक स्तर पर गेहूं की संकर उन्नत किस्म का विकास अमेरिका में किया गया था। और अमेरिका में कहां किया गया था? मैक्सिको में। कहां पर किया गया? मैक्सिको में। चावल की उन्नत संकर किस्म का विकास मनीला फिलीपींस में किया गया था। कहां पर? मनीला फिलीपींस में किया गया था। उसके बाद भारत में गेहूं और चावल की उन्नत संकर किस्मों का विकास करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। रीजन क्या हुआ कि जैसे ही हमने वॉर 1966 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहा हूं, समझिएगा। 1966 में जैसे ही हमने वॉर लड़ा 1965 का भारत पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने फोन मिलाया किसको? चीन को, कि यार मुझे ये बता, तूने मुझसे कहा, तूने तो युद्ध जीत लिया और अक्साई चीन अपने कब्जे में ले लिया। तूने मुझे फ़ोन किया कि मैं तुझे हथियार दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, मिसाइलें दूंगा और भारत के साथ युद्ध लड़, तेरे को पाके जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। मैंने युद्ध लड़ा, लेकिन मुझे मुंह की खानी पड़ी। तेरी मिसाइलें विफल हो गई, तेरे हथियारों ने काम करना छोड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान का सहयोग अमेरिका ने भी किया था। और आज उन टैंकों को आप देख सकते हो जो युद्ध लड़ा था, वो टैंक आपको जैसलमेर में तनौट माता के मंदिर में वो गोले देखे जा सकते हैं। तो इसने फोन मिलाया चीन को कि यार तेरी तो पहले से ही बंद थी आंखें और तूने मेरी और बंद करवा दी। मेरे पास जितना हिस्सा था वो और जीत लिया भारत ने। चीन ने कहा टेंशन मत ले मित्र, मैं तेरा मित्र हूं, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो चीन ने रूस को फोन मिलाया, क्योंकि उस समय भारत का मित्र रूस था। रूस को जैसे ही फोन मिलाया, रूस ने सीधा भारत के पास फोन किया
और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सीधा फोन आया, टेलीफोन था उस समय, सीधा फोन आया कि शास्त्री जी क्या करवा दिया आपने, आप तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मतलब युद्ध के माध्यम से जीत चुके हो, ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। अब रीज़न क्या था कि अब जितना पावरफुल भारत है, अगर उतना उस समय होता तो पूरे विश्व के देश एक तरफ और भारत एक तरफ हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस समय खतरनाक नेता नहीं था ना भारत के पास। अब तो इतना खतरनाक नेता है कि वहाँ यूएई में राम मंदिर बनवा रहा है मोदी जी। अब सोचिएगा कि ये कैसा आदमी है, ये जहाँ जाए वहाँ एकदम सबको सम्मोहित कर जाता है। तो उस समय शास्त्री जी के पास फोन आया तो शास्त्री जी ने सोचा कि यार वैश्विक स्तर पर हमारा न तो ट्रेड हो पा रहा, क्योंकि उस 1991 में हमने इम्प्लीमेंट किया था वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और हमारा निजीकरण जैसी जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि उससे पहले हमने प्रतिबंध लगा रखा था इन सब चीज़ों पर कि विश्व की विभिन्न कंपनियां भारत में आके निवेश नहीं कर सकती, ऐसे कुछ हमारी चीज़ें थी। तो शास्त्री जी के पास फोन आया तो इनको बुला लिया गया ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ ताशकंद। इस समझौते में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। और कुछ जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं कि शास्त्री जी को कुछ दे दिया गया था, इससे इनकी मृत्यु हो गई, अर्धचेतन अवस्था में सिग्नेचर करवाए गए थे। और ये जो मुद्दा है ना पीओके वाला, ये मुद्दा विवादित उस समय और बन गया, क्योंकि ये हमने पाकिस्तान को दे दिया। अब उस युद्ध से हम निकले तो उस समय कांग्रेस को तलाश थी कि प्रधानमंत्री कैसे बनाए, शास्त्री जी मर गए थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा। इंदिरा के अंदर मतलब देखो, जीवन में ध्यान रखना कि इस जो मेल और फीमेल की बात करते हैं ना, तो सबसे ताकतवर फीमेल ही है, ये फैक्चुअली बात है। अगर आप पढ़ोगे, जब बड़े स्तर पे देखोगे जाके कैसे ताकतवर है, कि इस इंदिरा गांधी के अंदर सब चीजें बेहतरीन थी। इसका नेतृत्व अच्छा था, बोलने की इसके पास कला थी। ये तो गलती से राहुल गांधी हो गया कांग्रेस परिवार में, बाकी कांग्रेस राजनीति में बहुत आगे थी। और इसके अंदर देखो, समाज में आप देखोगे कि जो वुमेन होती है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत होती है, सामाजिक रूप से बहुत मजबूत होती है। सुनना मेरी बात को, इन सभी चीजों में मजबूत होती है। आप कभी भी देख लेना, पैसे का बेहतरीन मैनेजमेंट आपकी मां के पास मिलेगा, पिताजी का कभी बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं होता। अब खुद पे बात कर लेना, पैसा आपके पास कितना भी होगा लेकिन उसको बेहतरीन मैनेज करके रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, बौद्धिक रूप से आप कभी भी आपकी माँ से पूछ लेना कि मेरा वो सामान कहाँ रखा हुआ है, माँ फटाफट से बता देगी बेटा वहां रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। सांस्कृतिक सामाजिक रूप से बात करोगे तो पूरे परिवार को एक साथ संगठित रूप से रख सकती है, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन फिर भी उनके अंदर वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। सांस्कृतिक, जितना ज्यादा ईश्वर की भावना, जो पूजा पाठ है चाहे कुछ भी है, उसमें वुमेन सबसे आगे रहती है। तो इन सब चीजों में स्ट्रांग थी इंदिरा, तो इंदिरा को प्रधानमंत्री बना दिया। तो उस समय ये जो एमएस स्वामीनाथन थे, प्रोजेक्ट लेके गए थे उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय, लेकिन हम युद्ध में लग रहे थे। तो हरित क्रांति पर, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तो कार्य हो चुका था 1960 के आसपास, क्योंकि मैक्सिको में उन्नत किस्म बन चुकी थी, मनीला में चावल की बन चुकी थी, तो भारत को इस पर कार्य करना था। तो एमएस स्वामीनाथन जैसे ही मैडम प्रधानमंत्री बनेंगी तो 1966 से 67 के बीच में ये हरित क्रांति का प्रपोजल लेकर गए। ये कृषि वैज्ञानिक थे, मैडम ने इनको बहुत अच्छा पारितोष दिया, पीठ थपथपाई इनकी, बहुत अच्छा कार्य किया, आप इस पर कार्य करो, जितना बजट चाहिए उतना ले जाओ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेकर 67 के बीच में हुई थी, इंदिरा के समय की थी। और हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाना, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि किसके उत्पादन में हुई? गेहूं के उत्पादन।
अब समझ रहा, इनका उत्पादन बढ़ाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यह था कि भारत ने 1951 से लेकर और 55 के बीच में भारत में खाद्यान्न की बड़ी कमी हो गई थी। अब कुछ पत्रकार ये भी लिखते हैं कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी, खाने के लिए अनाज नहीं थी भारत के पास। तो भारत ने अमेरिका को फ़ोन मिलाया कि यार हमारी थोड़ी सहायता कर दो, हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, अभी अभी हमने संविधान बनाया। अमेरिका ने भारत को अनाज नहीं दिया था। अब सोच लो, आज भारत कितने जहाज भर के अमेरिका को अनाज भेज दे, बोले हमारे पास बहुत है, ले जाओ। अमेरिका जब कोरोना में जब स्थिति खराब हो गई थी तो ट्रंप का फ़ोन आया था कि यार भाई मेरे मित्र, मेरे साथी, थोड़ा मामला देख। तो मेडिसिन भेजी थी हमने। अमेरिका का जब फ़ोन आया था बाइडन, तो इस समय बाइडन का जब फ़ोन आया, इस समय ट्रंप तो पहले था। 1966 से हरित इंदिरा गांधी के समय की गई थी और इसका मूल उद्देश्य था कि भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। तो आत्मनिर्भर बनाना था हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य। गेहूं और चावल, क्योंकि भारत का सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। याद रखना, ये लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल चावल है। सेकंड स्थान पर गेहूं है। कौन है? गेहूं। चलो आगे देखो। अब देखो, हमने गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, फिर से एकदम केजीएफ स्टाइल में इंदिरा आई प्रचंड बहुमत के साथ। और 1984 में इंदिरा के जो अंगरक्षक थे उन्होंने इंदिरा की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो 1983 से लेकर 84 के बीच में हरित क्रांति का सेकंड चरण शुरू किया था इंदिरा ने। ठीक है, सेकंड चरण की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इस चरण में खाद्यान्न के उत्पादन को पूर्व उत्तर भारत कौन सा? ये मिजोरम मेघालय वाला क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र, इसमें लिख लेना ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय भारत। अब देखो एक चीज याद रखना कि एग्जाम में आपके जब एग्जाम होगी तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जो हमने दोनों चीजों में जो उत्पादन में हमने वृद्धि प्राप्त की थी, ये ज्यादातर जो हमने कार्य किया था उत्पादन में, ये किया था विशाल मैदान में। किसमें किया था? विशाल मैदान में। तो विशाल मैदान में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, अब देखो सेकंड चरण में हमने पूर्व उत्तर भारत, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान के क्षेत्रों में बढ़ावा देना, गेहूं चावल फसलों के साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सेकंड चरण हो गया। उसके बाद अब आप सभी जानते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े शांत व्यक्ति थे और ऐसा लगता भी नहीं था कि ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, लगता ही नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि इसको रियली ओरिजिनली में रोबोट बनाया गया है। ऐसे चलेंगे, देखो अपने कुछ मूवमेंट कहेंगे ही नहीं, बड़े शांत व्यक्ति हैं लेकिन दिमाग बहुत है। जब भारत में आर्थिक संकट आया था 1991 में, तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया था उस आर्थिक संकट से। तो सोनिया गांधी को पसंद आ गई, ये आदमी शांत व्यक्ति है, ये न तो चिल्लाएगा, इसको ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये कठपुतली बनकर रह जाएगा। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने, 2004 से लेकर 2009 तक रहे, 2009 से लेकर 2014 तक रहे, 2 बार इनका कार्यकाल रहा। प्रथम कार्यकाल में इन्होंने सदाबहार हरित क्रांति का शुरुआत कर दी। सदाबहार है क्या? कि ऐसी क्रांति जिसके माध्यम से न प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, न मानव जाति को नुकसान होगा। मतलब जो हम पहले कृषि करते, देखो एक रीजन होता है कि जब हरित क्रांति आई तो
जैसे ही हम कोई नई चीज लेकर आते हैं ना तो विरोध होता है ना। तो हरित क्रांति आई थी ना, तो गांव में जैसे प्रोजेक्ट लेकर आते थे कृषि वैज्ञानिक, तो कहते थे कि हम तो नहीं करेंगे, हम खेतों में नहीं बोएंगे, हम क्या पता हम तो मर जाएं इस बीज को बोने के बाद। तो लोगों ने नहीं बोया, लेकिन एक बड़े साहूकार को पकड़ा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उससे लालच दिया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इस बार बो। अब पड़ोसी जैसे रामलाल जी ने बोल दिया, सुनो, हाँ हाँ, रामलाल जी ने बो दिया और श्यामलाल जी ने नहीं बोया। रामलाल जी के एक ही खेत के अंदर हुए कम से कम नहीं तो 2000 किलो गेहूं, और श्यामलाल जी ने बोया नहीं, उनके 600 किलो हुए। श्यामलाल जी का माथा खराब, रामलाल जी के पास पहुंचे कि यार तूने क्या किया था? बोले यार मैंने तो वो बीज बोया था। बोले यार अगली बार मैं भी। तो इस तरीके से हरित क्रांति नंबर ऑफ किसानों के पास पहुंची थी। लेकिन रीजन क्या हुआ कि हरित क्रांति का एक मतलब दुष्परिणाम ये निकला कि इससे जल प्रदूषण बढ़ा, इससे वायु प्रदूषण बढ़ा, इससे पशुपालन, पशुओं को विभिन्न बीमारियां हुई, मानव को विभिन्न बीमारियां, कैंसर, लंग्स कैंसर, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हुआ, और बड़े स्तर पर इसका नुकसान भी मिला मानव को। तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि उस समय हम क्या है, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे थे, हरित क्रांति जैसे ही आई थी, संकर किस्म के बीजों का यूज कर रहे थे, और मृदा की उर्वरकता कम हुई। तो इन सबको समाप्त करने के लिए फिर से वापस हमको, जैसे हम फैशन कर रहे हैं आज का, तो जो आज फैशन कर रहे हैं ये किसी समय 20 वर्ष पहले यही फैशन था। तो वापस रिसाइकिल होता है, पुनर्चक्रण होता है। तो उसी प्रकार से अब दोबारा देखो मनमोहन सिंह क्या कहेंगे, समझना। इन्होंने सदाबहार हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय अप्रैल 2006 में सदाबहार हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य कृषि को सपोषणीय, सही करना इसको, सपोषणीय का अर्थ है कि ऐसी कृषि जिससे पशु और मानव को अच्छा आहार मिले, पोषण युक्त आहार मिले, और मानव, पशु और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो, पर्यावरण प्रदूषण नहीं बढ़े, तथा रसायन और कीटनाशकों का उपयोग कम करना था। जिसके तहत, आगे इसमें लिख रखा होगा, शायद नहीं लिख रखा, जिसमें लिखो, जिसके तहत भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया था। तो जिसके तहत भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया था। किसको दिया था? जैविक कृषि को बढ़ावा दिया था। ठीक है। अब देखो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में ना पशु बहुत सारे थे और किसान पशुपालन भी करते थे, लेकिन भारत के पास ऐसे पशु नहीं थे जो ज्यादा दूध देने वाले हो। तो पशुओं में भी दूध देने की जो मतलब उनकी जो दूध उत्पादन जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई कि हम दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत गुजरात के डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति की भारत में, याद रखना, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत, श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि जैसे ही एमएस स्वामीनाथन मैडम के पास पहुंचा तो फिर बाद में पहुंच गए कौन? वर्गीज कुरियन। उन्होंने कहा कि मैडम भारत दुग्ध उत्पादन में बहुत पीछे, और दुग्ध उत्पादन से बनी जितनी भी वस्तुएं उनमें भी भारत बहुत पीछे है।
तो इसका बढ़ावा देने के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसके अप्रूवल दे दिए गए इंदिरा गांधी के समय। अब देखो प्रमुख फसलें। अब ये इतनी बार आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि सर इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं एग्जाम में। देखो खरीफ और रबी। अब जब आप बच्चे थे तो आपको टीचर पढ़ाते थे कि पहले बेटा खे आएगा पहले रे आएगा, खे। तो खरीफ पहले फसल बोएंगे और रबी बाद में। ये क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, खरीफ आएगा रबी आएगा। जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ होती है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोते हैं वो कौन सी होती है, रबी, ठीक है। और गर्मियों में जो बोते हैं ग्रीष्म काल में वो कौन सी होती है, जायद। ये मानसून ऋतु में बोई जाती है। कौन सी में, मानसून ऋतु में। ये कब बोई जाती है, रबी नहीं, शरद ऋतु में। शीत खतरनाक सर्दी को कहते हैं, शरद ऋतु में, ठीक है। अब देखो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई में, क्योंकि मानसून जून जुलाई में ही आता है। और कटाई कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। तो इस समय धूप पड़ती है, बाजरे की फसल पक जाती है, मक्का की फसल पक जाती है, ज्वार की फसल पक जाती है। तो सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। फिर उसके बाद रबी बो देते हैं। इस समय हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं होती, तो ये पूरा सिंचाई पर निर्भर है। बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में। काटने के साथ ही बुआई कर देते हैं। और कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। अब देखो अब कटाई शुरू हो जाएगी। जायद फसल कब बोते हैं, अप्रैल, मतलब इसका समय बोने का अप्रैल है और काटने का कब है, जून। ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिसमें ककड़ी, खरबूज और तरबूज, इसके अलावा खीरा, ठीक है, सब्जियां। ओके। अब देखो खरीफ जो फसल है उसमें खाद्यान्न फसल कौन कौन सी बोई जाती है। तो खरीफ में याद रखना चावल, चावल भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। चावल के अलावा बाजरा, ठीक है, ये वर्षा, मक्का और ज्वार, ये सभी क्या है, खाद्यान्न फसल है। तो ये बाजरा, मक्का और ज्वार ये मोटे अनाज है। क्या है, मोटे अनाज। क्या कहते हैं इन्हें, मोटे अनाज। क्लियर, पता लग गया। अब देखो अब नगदी फसल, ये नगदी है, याद रखना। खरीफ के अंतर्गत जो नगदी फसलें बोई जाती हैं, फसल, नगदी फसलों में गन्ना और कपास। कौन सा, गन्ना और कपास, क्योंकि इनसे आपको पैसा नगद रूप में इनको बेचा जा सकता है। और इनका कच्चे माल का यूज किस में किया जाता है, उद्योगों में, ठीक है। तो ये नगदी फसल है। क्लियर। तो खरीफ में मुझे बताओ आपकी खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, इसके अलावा ज्वार है, और इसके अलावा नगदी फसलों में गन्ना और कपास, ठीक है। अब देखो दलहन, दलहन में हम क्या क्या बोते हैं, मूंग बोते हैं, उड़द है, मोठ है, ठीक है। क्या हुआ, चना, चना आपके पर्टिकुलर इसमें होगा, रबी में, ठीक है। तिलहन, तिलहन देखो, तिल, जिससे तेल निकलता है उसे तिलहन कहते हैं, जो दाल में यूज होती है उसे दलहन कहते हैं, तिल। इसके अलावा सोयाबीन और इसके अलावा मूंगफली, ठीक है। मूंगफली जब इसमें बोएंगे तभी तो हम सर्दियों में खाएंगे ना, क्लियरली। अब देखो इधर आ जाओ, रबी में, रबी में देखो खाद्यान्नों में हम क्या क्या बोते हैं, गेहूं और जौ, ठीक है। सरसों इसमें आएगी ना, तिलहन में। इनको डिवाइडेड कर दिया मैंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि दलहन कौन सी है, तिलहन कौन सी है, खाद्यान्न कौन सी है। दलहन में देखो चना और मटर, और तिलहन में कौन कौन सी है, सरसों, राई, सोयाबीन, अरंडी, तारामीरा। तारामीरा जानती होगी,
तुम्हारे साइड तो बहुत होता है तारा मीरा। छोटा पौधा होता है, सरसों की तरह फूल आते हैं, छोटा होता है एकदम, वो तारा मीरा होता है। हाँ, छोटा होता है। ठीक है, तो ये सभी, तो ये पता लग गया आपको कौन कौन सी फसलें हैं। अब देखो खरीफ की फसल, इसमें सबसे पहले हम चावल को लेते हैं। किसको लेते हैं? चावल को, राइस। चावल एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा चाहिए? 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादन देख लो, विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? यांगटीसी कयांग नदी बेसिन, चीन में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत की गंगा नदी बेसिन में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन निचली, इसको ठीक करना, निचली गंगा के मैदान, जिसमें बिहार और पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य आदि में किया जाता है। समझ गई ना? ये पहले ही समझा रखा है मैंने। ओके, तो आपको पता लग गया कि सर चावल एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, 150 सेंटीमीटर से अधिक इसके लिए वर्षा चाहिए। इसके बाद विश्व में सर चावल का सबसे अधिक उत्पादन यांगटीसी कयांग नदी बेसिन में, चीन में किया जाता है। उसके बाद भारत में गंगा नदी बेसिन में, भारत में निचली गंगा के मैदान में किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन करते हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और विश्व के अंदर कौन करते हैं? चीन और भारत। आगे देखो, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार और कौन है? पश्चिमी बंगाल। क्लियर? भारत में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलों का उत्पादन किया जाता है? 3 फसलों का किया जाता है। एक कौन सी फसल है? अमन। एक कौन है? बोरो। और एक कौन है? ओस। ठीक है, 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक नोट डाल के लिख देना, विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन एवं भारत में किया जाता है। विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन एवं भारत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चीन एवं भारत में किया जाता है। और लिखना, ये मैंने लिखा दिया कि भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, लिखा दिया ना? हाँ, पहले लिखा दिया है, देखना, भारत की सबसे बड़ी खाद्य, है ना? हाँ, आगे देखो, भारत में चावल की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बासमती। ये मैंने समझाया था जब मैं घाटियां बता रहा था। बासमती चावल का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन हिमालय की घाटियों की पौष्टिक मृदा में किया जाता है। ठीक है, भारत कृषि वैज्ञानिकों ने गोल्डन, इसको ठीक करना, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल की संकर किस्म बनाई है, जो मानव के पौष्टिक आहार में विटामिन ए की क्या करती है? तो कभी है ना, गलती से मत सोच लेना जो गोल्डन राइस खाते हैं ना, उनमें समझ लेना विटामिन ए की कमी है, इसलिए ज्यादा गोल्डन राइस खाते हैं। ये विटामिन ए की पूर्ति करती है। किसकी करती है? विटामिन ए की। इसे सुनहरा धान भी कहते हैं, याद रखना। चावल का दूसरा नाम क्या है? धान। हाँ, आगे देखो, बाजरा। अगली फसल कौन सी है? बाजरा, मिल्ट। बाजरा एक शुष्क जलवायु क्षेत्र का पौधा है, क्योंकि ये डेजर्ट में उत्पादन होता है इसका सबसे ज्यादा, जिसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा उपयुक्त है मानी जाती है। ये बलुई मृदा में अपना विकास करता है। कैसी मृदा चाहिए इसको? बलुई मृदा। आगे देखो, राजस्थान में खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा या बाजरी। और इधर तो बाजरी बोलते हैं, है ना? तुम्हारी तरफ बाजरी कहते हैं। और बाजरी का वो बनाया जाता है, क्या बनाते हैं उसको? खीचड़ा या खीचड़ी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैं क्या है गया था, ये कहाँ पे है, नागौर साइड एक ट्रेनिंग क्षेत्र है एनसीसी का,
क्योंकि मैं एनसीसी का सी कैडेट हूँ। मतलब एनसीसी होती है ना, एनसीसी में जैसे 12th, एक तो फर्स्ट होती है 9th से लेकर 12th के बीच में, फिर सी जो कैडेट होता है ना वो ग्रेजुएशन में होती है वो। तो मेरे जो ताऊजी थे वो इसमें बहुत बड़े अधिकारी हैं एनसीसी के, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया था। तो फिर मैं वो कैंप में गया था, तो कैंप के अंदर वो खाया था बाजरी का, वहां के वो जो बनाने वाले होते हैं उन्होंने, तब मुझे पता लगा बहुत टेस्टी होता था। बहुत समय पहले गए। हाँ नहीं, हमारी तरफ बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो बलुई मृदा और राजस्थान की खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? बाजरा या बाजरी। उत्पादन, विश्व में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत और अफ्रीका में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? भारत और अफ्रीका में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। भारत और अफ्रीका में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है। भारत में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान और गुजरात में किया जाता है। और राजस्थान और गुजरात में आप सभी को पता है क्या है? थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, प्रोडक्शन। आगे देखो, मक्का। अगली फसल कौन सी है? मक्का। मक्का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी उत्पत्ति अमेरिका महाद्वीप में हुई थी। कौन से महाद्वीप में हुई मक्का की उत्पत्ति? अमेरिका महाद्वीप में। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट लाल मानी जाती है। कैसी मृदा चाहिए इसको? दोमट लाल। मक्का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और मक्के की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अमेरिका महाद्वीप में। और मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? दोमट लाल। मक्का फसल लगभग 110 दिन में तैयार हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मक्का की फसल को तैयार होने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 110 दिन, मतलब 3.5 महीने, मंथ। उत्पादन, प्रोडक्शन। विश्व में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो कहां पर किया जाता है? अमेरिका में। भारत में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाता है। याद रखना ये दोनों राज्य, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन किया जाता है मक्का का वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, जो तटीय वाला क्षेत्र है ना उसमें। क्लियर? जो आपका पठारी और तटीय वाला क्षेत्र है उसमें मक्का का उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। आगे देखो, मक्का का उपयोग। अब देखो मक्का का उपयोग हम किस किस में करते हैं, तो याद रखना। अभी मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। जौ, बाजरा, मक्का। ध्यान से सुनना। जो एकदम लोग बियर पीते हैं ना, बियर, वो बियर जो आपके अल्कोहल बनाई जाती है वो पहले जौ से बनाई जाती थी, लेकिन जौ का जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पा रहा और डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अब जो बियर बनती है वो मक्का और बाजरे की बनती है। ठीक है, और रीज़न क्या होता है ये मैंने काफ़ी बार बताया भी है कि इनको एकदम सड़ा दिया जाता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है। फिर इसमें एसेंस डालते हैं जिससे पीने वाले को एकदम अच्छी खुशबू आती रहे, जैसी भी खुशबू है उसकी, उसके अनुसार। तो इसका यूज देखो, मक्के का जो यूज चारे में किया जाता है उसे साइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेज। इसको ठीक कर लेना, साइलेज कहते हैं। मक्के के डंठल का यूज काफी बार नितिन गडकरी कहते हैं कि एथेनॉल का यूज करो, कहते हैं ना काफी बार। तो आजकल जितने भी जिनमें डंठल वाली फसलें हैं उनसे क्या बनाया जा रहा है? एथेनॉल बनाया जा रहा है। कौन सा? एथेनॉल। ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है और अल्कोहल के रूप में बियर बनाने के लिए मक्का का यूज किया जाता है वर्तमान। समझ गए? आगे देखो, रबी की फसल। अब भैया रबी की क्रॉप आपके गेहूं। सबसे पहले गेहूं की फसल, वो रबी की फसल गेहूं एक समशीतोष्णीय पौधा है। ये याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। गेहूं कैसा पौधा है?
समशीतोष्णीय पौधा है। क्लियर? जिसके लिए 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो 80 सेंटीमीटर से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक इसके लिए रेनफॉल की आवश्यकता होती है। दोमट जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो आपके एलुवियन सॉइल होती है वो इसके लिए सुटेबल सॉइल मानी जाती है। ठीक है? चावल के लिए लिख लो दोमट, कछारी, दोमट, कछारी एवं काप मृदा। उत्पादन देखो गेहूं का, विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? चीन और भारत में। चावल का उत्पादन भी चीन और भारत में किया जाता है और गेहूं का भी सबसे ज्यादा उत्पादन चीन और भारत में किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। चीन का यांगटीसी कयांग मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान प्रसिद्ध है। भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में किया जाता है। क्लियरली समझ गए? तो विश्व के अंदर तो चीन और भारत है और चीन का यांगटीसी कयांग का मैदान जो नदी है और भारत में गंगा का विशाल मैदान जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। और भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? पंजाब में। कहां पर किया जाता है? पंजाब। गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? सोना कल्याण, सोनालिका, लोकमन, श्रीराम 3765। ठीक है, ये गेहूं की बहुत प्रसिद्ध किस्म है। सोना कल्याण, सोनालिका, लोकमन। पहले के लोग कौन सा बोते थे? लोकमन। श्रीराम 3765। अगला देखो जौ। जौ एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसके लिए दोमट जलोढ़ मृदा, ये मृदा है, ठीक कर लेना, दोमट जलोढ़ मृदा क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। क्लियरली? गेहूं कैसा है? समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। गेहूं और जौ के लिए लगभग इतनी वर्षा चाहिए 80 से 100 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना कि जौ की फसल है ना वो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी की जा सकती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी की जा सकती है। ठीक है। उत्पादन, विश्व में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? रूस। इसलिए रूस में सबसे ज्यादा बीयर उद्योग है। रूस का क्या है? बीयर उद्योग बहुत प्रसिद्ध है और यहां के लोग भी सबसे ज्यादा बीयर पीते हैं। ठीक है, आगे देखो। भारत में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? उत्तर प्रदेश। कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, विश्व में रूस और भारत में उत्तर प्रदेश। जौ का उपयोग अल्कोहल से संबंधित पदार्थों में किया जाता है किण्वन क्रिया के माध्यम से। इसको ठीक करना, किण्वन क्रिया के माध्यम से बियर बनाई जाती है। किण्वन जो क्रिया है ना वो सड़ाना, किण्वन क्रिया बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला देखो गन्ना। हाँ, वैसे और बहुत सारी चीजों में की जाती है लेकिन विशेष जो महत्व है वो अल्कोहल के लिए, क्योंकि एक उद्योग पर्टिकुलर एक विशेष उद्योग है ना, बियर उद्योग, इसलिए। गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय, जिसके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब देखो चावल के लिए भी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और जौ के लिए, वो गन्ने के लिए भी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ये उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, आवश्यकता होती है। और इसके लिए मृदा कैसी चाहिए? दोमट और चिकनी मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है।
हाँ, चिकनी मृदा यूज करते हैं, तभी तो मैंने लिखाया था ना एक शब्द आपको। नहीं, जलोढ़, दोमट, कछारी मृदा। कछारी ऐसी होती है कि जिसमें एलुवियन सॉइल भी होता है, जिसमें ब्लैक सॉइल भी मिक्स होता है। प्रमुख विशेषताएं देखो गन्ने की। गन्ना एक व्यावसायिक और वाणिज्य या नकदी फसल है, याद रखना, है ना। गन्ने का उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है, चीनी, गुड़, खांडसाई आदि बनाए जाते हैं। क्लियर। भारत में चीनी उद्योग की प्रथम मिल बलिया बिहार में लगाई गई थी। कहां पर? बलिया बिहार। भारत में चीनी उद्योग की जो प्रथम मिल लगाई गई थी वो बलिया बिहार में। उत्पादन, विश्व में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? ब्राजील और भारत में, याद रखना। विश्व में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राजील और भारत। भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, याद रखना। भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। एक चीज और याद रखना, चीन, भारत में गन्ने, विश्व में गन्ने का ब्राजील, भारत, और भारत में गन्ने का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कोयंबटूर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो विश्व का याद रखना, गन्ने का ब्राजील और भारत है, और भारत में कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और गन्ने पर जितने भी अनुसंधान किए जाते हैं वो कहां किए जाते हैं? कोयंबटूर, तमिलनाडु में। चीनी उद्योग, इसी के साथ कनेक्ट कर दिया ये मैंने। चीनी उद्योग के लिए गन्ने कच्चे माल का काम करता है। विश्व में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। तो गन्ने का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जा रहा था? ब्राजील में। और चीनी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाएगा? ब्राजील में। भारत दूसरे स्थान पर है, इसको ठीक करना, सेकंड स्थान पर है। लेकिन विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? भारत है, याद रखना। हाँ, कंज्यूमर भारत है, लार्जेस्ट कंज्यूमर। ठीक। भारत की प्राचीन चीनी मिलें कहां हैं? उत्तर प्रदेश में। और नवीनतम चीनी मिल कहां है? महाराष्ट्र में, याद रखना। ठीक है, जो पहले, अब जो चीनी उद्योग जो डेवलप हो रहा है ना, अब महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है। कपास, कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त मृदा दोमट काली होती है। कैसी होती है? दोमट काली। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, पहली बात याद रखनी है। दूसरा, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और तीसरी, इसके लिए दोमट काली मृदा क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। उत्पादन, विश्व में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत और चीन करता है। तो विश्व में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत और चीन में किया जाता है। तथा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का कौन करता है? गुजरात और महाराष्ट्र। क्योंकि आपको पता है कि सर यहां पर काली मृदा सबसे ज्यादा मिलती है गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि दक्कन का पठार है ना, काठियावाड़ और दक्कन का पठार। तो इस क्षेत्र में कपास की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, और इसीलिए यहां पर सूती उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं सुनो। कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, भारत का सबसे सुसंगठित, ऐसे सुसंगठित मत लिखो इसको, ऐसे लिखो संगठित। भारत का सबसे संगठित प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, गुजरात को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर, उत्तर प्रदेश को। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयंबटूर, तमिलनाडु। अब पता है, जो कचरा था ना, कचरा, जो कंटेंट कचरा था, वो पूरा हटा दिया। अब फैक्ट आपके दिमाग में रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान रूप में कर सकते हो। ठीक है,
तो भारत का संगठित प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र है और कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में किया जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद गुजरात को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश को। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। आगे देखो, कपास को व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहते हैं। कपास के बीजों से पशु आहार के रूप में बिनौला खल का उत्पादन किया जाता है। खल देखो दो प्रकार की होती है। जैसे आप पशु रखते हो ना, तो एक खल लाते हो जिसे बिनौला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनौला। तो ये कपास के जो बीज आते हैं उनका यूज किया जाता है बिनौला खल के रूप में। ठीक है ना? हाँ। तंबाकू और अफीम ये नशीले पदार्थ की फसलें हैं। ठीक है, जिसमें अफीम के डोडों के दूध से अफीम की प्राप्ति की जाती है। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा होती है। किसकी होती है? निकोटीन की मात्रा होती है। विश्व में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, याद रखना। और भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है, याद रखना। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। विश्व में अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन और अफ्रीका। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? आंध्र प्रदेश और मालवा के पठार। ठीक है, क्लियर? तो विश्व में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन, और भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में। अफीम की बात करूं तो अफीम का चीन और अफ्रीका में, और भारत में आंध्र प्रदेश और मालवा का पठार। कहां खो जाती है? अच्छा, सोयाबीन दलहन और तिलहन फसल है। दोनों फसलों में इसका यूज किया जाता है। सोयाबीन की दाल भी होती है और इससे तेल भी निकाला जाता है। जो आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो ना, वो सोयाबीन का तेल होता है। सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी को बेहतर मतलब प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए तो सोयाबीन, और ज्यादा यूज कर लिया तो अटैक आ जाएगा। क्योंकि सोयाबीन कोलेस्ट्रॉल भी सबसे अधिक बढ़ा देती है, याद रखना। अत्यधिक यूज करने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है सोयाबीन का, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोटीन ले रहे हो। प्रोटीन के लिए इतनी आप कसरत नहीं कर रहे, तो प्रोटीन जाके आपके जो ब्लड की जो सराएं होती हैं उनको वो तो करेंगी इफेक्ट। लगभग 42% से अधिक होती है। सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? काली या ब्लैक सॉइल होती है। भारत में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? मालवा का पठार या हाडोती का पठार करता है। और भारत में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है? मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है। ठीक है, मालाबार तट देखो, मालाबार तट में क्या है समझिएगा। भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें किया जाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक है, याद रखना। ठीक है, कॉफी को कहवा कहते हैं। कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में कहवा या कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। अब देखो, काफी बार विद्यार्थी कंफ्यूज होता है ये कहवा क्या है। कहवा की जो नस्ल है वो ही कॉफी है। हाँ, है ना? कंफ्यूज हुए थे? हाँ, ये कॉफी होती है। तो याद रखना, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु करता है। पूरा मालाबार मैंने बताया था आपको। और कॉफी को ही कहवा कहते हैं, और कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और विश्व में कहवा या कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। अब एक चीज और लिख लेना, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो वहां से ये नाम आया है। क्लियर? अब देखो, प्राकृतिक रबर
को विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर का करना, इसको प्राकृतिक रबर का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों एक साथ ही हैं, आप देखोगे जब मैप में, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। याद रखना कि प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत में भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में किया जाता है। यहां पर एक मृदा मिलती है लेटेराइट, मैंने बताया था ना आप, तो उस मृदा क्षेत्र में यह उत्पादन किया जाता है। भारत में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मालाबार तट के केरल राज्य में किया जाता है। गरम मसाले लिखना यहां पर, भारत में गरम मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मालाबार तट के केरल राज्य में किया जाता है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। काजू, इलायची, लौंग, काली मिर्च, इसको ठीक कर लेना, मिर्च आदि का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन मालाबार तट में स्थित केरल राज्य करता है। ठीक है ना, तो यहां पर काजू का उत्पादन भी होता है, इलायची की, कार्डेमम की जो पहाड़ी है उसमें इलायची का, लौंग का, काली मिर्च आदि का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मालाबार तट। भारत में परमाणु खनिज थोरियम के अयस्क मोनोजाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? मालाबार का तट। याद रखना, मोनोजाइट का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है और जिसमें केरल राज्य की तटीय बालू से प्राप्ति की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। परमाणु खनिज थोरियम होता है, थोरियम का अयस्क क्या है? मोनोजाइट, और मोनोजाइट केरल मालाबार तट का जो क्षेत्र है केरल, तो केरल की बालू से प्राप्ति की जाती है इसकी। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर थोरियम मोनोजाइट का जो उत्पादन किया जाता है वो भी कहां किया जाता है? भारत में। ठीक है, चाय, टी के बारे में क्या बात करें? भारत में चाय के बागान पर्वत के पादीय ढलानों, इसको ठीक करना, ढलानों में विकसित किए जाते हैं। तो चाय के बागान कहाँ लगाए जाते हैं? पर्वतीय ढलानों क्षेत्रों में। इसीलिए ये ऐसे होते हैं, देखो चाय के बागान इस तरीके से होते हैं, तो इसीलिए तो जब वर्षा होती है तो पूरा पानी बहकर निकल जाता है, पत्तियों तक लगता है, जड़ों तक नहीं लगता। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। कैसी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मृदा। चाय के लिए उपयुक्त वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक मानी जाती है। याद रखना, रेनफॉल जरूर याद रखना, ये पूछा गया, 200 सेंटीमीटर। लेकिन वर्षा का पानी पौधों की जड़ों में नहीं रुकना चाहिए, इसलिए चाय के बागान ढलानी भागों में विकसित किए जाते हैं। ठीक है, भारत में चाय के सबसे ज्यादा बागान असोम, हिमालय के पादीय भागों और नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। मैंने पर्टिकुलर आपको लोकेशन भी बता दी है। ठीक है ना, अब याद हो गया ना, असोम, हिमालय और नीलगिरी के पर्वत ढलानों में, क्योंकि नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। विश्व में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन और भारत करता है। कौन करता है? चीन, भारत और उसके बाद श्रीलंका। और भारत में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें किया जाता है? असम, पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। ठीक है, असम, पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा लिख लो तमिलनाडु, लिख रहा है सच में? इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में किया जाता है। एक बार में पूरा कीजिए। आगे देखो, भारत में उत्तम गुणवत्ता की चाय का उत्पादन कहां किया जाता है? दार्जिलिंग की पहाड़ी है। कहां पर है दार्जिलिंग की पहाड़ी? पश्चिमी बंगाल। बहुत समझाया था ये मैंने आपको। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादन देश कौन है? चीन के बाद भारत है। कौन है? याद रखना, विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादन करने वाला चाय का कौन है? चीन, और चीन के बाद कौन है? भारत है। आगे की कहानी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। क्या? चीन का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसमें होती है, और कहाँ होती है?
तो ऐसे ही पढ़ना है इनको। कंफ्यूज, हाँ वो कर लेना तू, अगर जिनमें भारत और चीन का नंबर हो ना उनको देख लेना, एक बार भी कंफ्यूज नहीं होगी। इसमें इतनी प्यारी लैंग्वेज लिखी है कि एक बार पढ़ेगी ना जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, कंफ्यूज नहीं होगी। और एक हमेशा एक रूटीन फॉलो करके, जैसे आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उस टॉपिक को रिपीट करो, मतलब उसी दिन उसको पढ़ो और फिर उसी दिन उसके क्वेश्चंस निकालो। ये बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ मैं सबसे। हाँ, रिवीजन उसका एक नियम होता है फॉलो, कि जैसे आपने आज पढ़ लिया तो उसके 15 दिन बाद आपको एक बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि 15 दिन तक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रहते हैं, 15 दिन के बाद एकदम वो बैक स्पेस लग जाता है उसमें, है ना। तो एग्रीकल्चर तो हो गया है आपका, कल थोड़ा बहुत रहा है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चंस निकाल रही है ना इसके जितने भी आए हुए हैं।